नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं 1 सितंबर 2025 के कुछ खास अखबारों पर, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल और भी हैं। तो कोशिश ये है कि इन सब खबरों को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर समझें कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, मतलब आज की दुनिया की नब्ज पकड़ने की कोशिश। इसमें देखिए राष्ट्रीय राजनीति भी होगी, अंतर्राष्ट्रीय मामले भी, अर्थव्यवस्था तो है ही। हाँ, और सामाजिक मुद्दे, टेक्नोलॉजी, खेल, सब कुछ। और कोशिश रहेगी कि एकदम सरल भाषा में लेकिन गहराई से बात करें, जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें सामने लाएं। तो फिर शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 125वां एपिसोड। त्योहार आ रहा है तो उन्होंने फिर से वो स्वदेशी अपनाने की अपील की है, आत्मनिर्भरता वाली बात। हाँ, ये तो उनका लगातार फोकस रहा है। दूसरी तरफ बिहार में देखिए, वहाँ विपक्षी महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई है पटना में। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया ब्लॉक के कई नेता थे उसमें। और ये यात्रा किस लिए थी? वो मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर, है ना? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का दावा था कि कोई 89 लाख आपत्तियां हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया। देखिए, चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो माहौल गरमाते ही हैं, लेकिन अहम सवाल वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर है और वोटरों के भरोसे पर। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अब राजस्थान चलते हैं। वहाँ धर्मांतरण विरोधी बिल लाने की तैयारी है और उसमें कुछ बहुत कड़े प्रावधानों की बात चल रही है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, कुछ मामलों में तो उम्र कैद और 50 लाख तक के जुर्माने की बात है। बाप रे। और इसमें एक चीज और है जो ध्यान खींचती है, वो मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ है। अच्छा। हाँ, तो ये जो प्रावधान है ना, ये निश्चित रूप से मतलब धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मांतरण कानूनों के बीच जो बहस चल रही है देश में, उसको और तेज करेगा। इसके कानूनी और सामाजिक पहलू वो काफी पेचीदा हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर है जनगणना को लेकर। भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी है 2027 में जी। तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, RGI, उन्होंने इसके लिए करीब 14,600 करोड़ से ज्यादा का बजट मांगा है। और खास बात ये कि इसमें जातिगत डेटा भी होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब डिजिटल होने से शायद डेटा कलेक्शन, उसका विश्लेषण, ये सब तेज और शायद ज्यादा सटीक हो जाए। हाँ, हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही डेटा की सुरक्षा, उसकी गोपनीयता, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब आप जातिगत जैसा संवेदनशील डेटा इकट्ठा कर रहे हो। इसके सामाजिक और राजनीतिक असर भी बहुत गहरे होंगे, इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। इसके अलावा भी कई खबरें हैं, जैसे पंजाब में पुलिस के कुछ ऑपरेशंस हुए हैं, महुआ मोइत्रा पर छत्तीसगढ़ में FIR हुई है, उधर बंगाल बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है, उनका जवाब भी आया है। हाँ, वो कह रही हैं कि बीजेपी धर्म का इस्तेमाल कर रही है। रक्षा क्षेत्र में HAL शायद सितंबर में 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स दे दे और 97 और जेट्स का ऑर्डर भी मिल सकता है। मुंबई में मराठा कोटा आंदोलन फिर से तेज हो गया है। हाँ, CSMT स्टेशन पर असर पड़ा है, सुना है। और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड को और सक्रिय करने को कहा है। लखनऊ में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट भी हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। और सोनभद्र में अवैध खनन का भी मामला है, CAG रिपोर्ट में आया है। कर्नाटक में दशहरा उद्घाटन को लेकर भी कुछ विवाद है। तो मतलब देश के अलग अलग कोनों में काफी कुछ चल रहा है। हाँ, ये छोटी बड़ी सारी घटनाएं मिलकर एक तरह से देश के मौजूदा मिजाज का आईना है। कहीं राजनीति, कहीं समाज, कहीं सुरक्षा, हर तरफ कुछ ना कुछ है। कहीं हलचल दिखी है। SCO समिट के दौरान मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। ये मुलाकातें हैं, खासकर अभी अमेरिका के साथ जो ट्रेड वाला तनाव चल रहा है और सीमा पर जो स्थिति है उसके बीच। हाँ, और दोनों नेताओं ने ये कहा कि रिश्तों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया। ये दिखाता है कि दोनों देश अपने मामले खुद ही सुलझाना चाहते हैं, किसी तीसरे के दबाव में नहीं आना चाहते। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। हाँ, वो जरूरी भी था। तो मतलब सकारात्मक बातें भी हैं, लेकिन चुनौतियां भी अपनी जगह हैं। और अमेरिका भारत रिश्तों में तनाव तो है ही। वो जो टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने करीब 50% तक, उसका असर भारत के एक्सपोर्ट और GDP पर पड़ने का डर है। कह रहे हैं कि GDP ग्रोथ 0.2 से 0.4% कम हो सकती है। ये आंकड़े सुनने में छोटे लग सकते हैं, पर इनका असर काफी बड़ा होता है पूरी अर्थव्यवस्था पर, नौकरियों पर, उद्योगों पर।
सरकार कह तो रही है कि समाधान ढूंढ रही है, लेकिन ये दिखाता है कि हम वैश्विक व्यापार पर कितने निर्भर हैं और बाहरी झटकों का असर कितना पड़ सकता है। अमेरिका के अंदरूनी मामले भी हैं। शिकागो के मेयर कुछ विरोध कर रहे हैं, ट्रंप वोटर आईडी की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और दिलचस्प खबर है, आर्मेनिया और पाकिस्तान, वो शायद राजनयिक संबंध बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा। ये भारत के लिए साउथ कोकेशियस इलाके में समीकरण बदल सकता है। वो इलाका बहुत अहम है, रूस, तुर्की, ईरान के बीच। इस पर नजर रखनी होगी। और बाकी दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध तो चल ही रहा है। क्रेमलिन का आरोप है कि यूरोप शांति नहीं होने दे रहा। इंडोनेशिया में विरोध प्रदर्शन तेज है तो सांसदों के भत्ते काट दिए, और गाजा में इजरायली सेना ने हमास के प्रवक्ता को निशाना बनाया। मतलब दुनिया भर में उथल पुथल कम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि वैश्विक स्तर पर तनाव, टकराव, आर्थिक दबाव, ये सब बना हुआ है और इसका असर हर देश पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। चलिए अब आते हैं अपनी अर्थव्यवस्था और बिजनेस की खबरों पर। अमेरिकी टैरिफ के असर की बात तो हो गई, पर एक अच्छी खबर भी है। पहली तिमाही में अपनी अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ी है। जी हाँ। और S&P ने 18 साल बाद भारत की रेटिंग भी अपग्रेड की है। हाँ, ये अर्थव्यवस्था का लचीलापन दिखाता है, जिसे रिजिलियंस कहते हैं। लेकिन वो टैरिफ वाला खतरा तो है ही। और देखिए, GST में भी बदलाव की बातें चल रही हैं। हाँ, वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव है शायद। जी, और इसका गाड़ी बनाने वाले विरोध कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर में भी GST को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। और ये बदलाव अगर होते हैं तो त्योहारों के मौसम से ठीक पहले इसका असर तो पड़ेगा ग्राहकों पर। ग्राहकों की जेब पर भी और उनके खरीदारी के मूड पर भी, और कारोबारियों के लिए भी, खासकर जो ऑनलाइन बेचते हैं, उनके लिए नियमों का पालन करना और मुश्किल हो सकता है। इसी बीच सरकार सेमीकंडक्टर पर भी फोकस कर रही है। वो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सिलिकॉन कार्बाइड, SiC वेफर्स, उनके निर्माण को प्राथमिकता देने की सोच रही हैं। हाँ, ये SiC वेफर्स जो हैं, ये हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सोलर पावर। तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम तो है। हाँ, लेकिन यहाँ भी वो वैश्विक व्यापार वाला तनाव, वो अनिश्चितता पैदा कर सकता है। स्टार्टअप्स की दुनिया में भी हलचल है। ET स्टार्टअप अवार्ड्स के विजेताओं के नाम आए हैं, अर्बन कंपनी, Cure.ai वगैरह। टाटा कैपिटल का एक बड़ा IPO भी आने वाला है। जी, करीब 17,200 करोड़ का। लेकिन एक झटका भी है। वो जो पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स थे, खासकर फैंटेसी स्पोर्ट्स, उन पर बैन लगा है। तो कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट इकोनॉमी को करीब 7,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। बाप रे। ये दिखाता है कि रेगुलेशन में जरा सा बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है, खासकर उन सेक्टर्स पर जो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। हाँ, और दूसरी तरफ विदेशी निवेशक FIIs, उन्होंने अगस्त में भारतीय शेयर बाजारों से पैसा निकाला है, करीब 35,000 करोड़, पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा। और सोने की कीमतें भी रिकॉर्ड पर हैं। तो ये शायद वैश्विक अनिश्चितता और कुछ घरेलू चिंताओं का मिलाजुला असर दिख रहा है। सही बात है। मतलब अर्थव्यवस्था में उम्मीदें भी हैं, चिंताएं भी। चलिए अब जरा सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों की तरफ आते हैं। त्योहारों का माहौल है ही। PM ने स्वदेशी की बात की। गणपति विसर्जन के लिए इको फ्रेंडली गाइडलाइंस भी आई हैं। हाँ, MPCB ने जारी की है। और मुंबई में लाल बागचा राजा पंडाल में VIP कल्चर को लेकर कोई याचिका भी दायर हुई है। अच्छा, ये दिखाता है कि त्योहारों के साथ भी सामाजिक मुद्दे और कभी-कभी विवाद भी जुड़ जाते हैं। शिक्षा से एक बहुत अच्छी खबर है। एजुकेट गर्ल्स नाम की NGO है जो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। उसकी संस्थापक है सफीना हुसैन। उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। ये जमीनी स्तर पर जो काम हो रहा है शिक्षा के लिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलना है। बिल्कुल, लेकिन चिंता की खबरें भी हैं। जैसे गोवा में 9वीं और 10वीं क्लास में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। ये चिंताजनक है। हाँ, ये तो देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। और एक और दुखद खबर बंगाल से है। वहाँ के जो ढाकी वादक हैं, जो दुर्गा पूजा में ढोल बजाते हैं, वो आजकल दूसरे राज्यों में जाने से डर रहे हैं। उन्हें उत्पीड़न का डर है। ओह, ये तो बहुत गलत बात है। ये दोनों खबरें अलग अलग तरह की सामाजिक चुनौतियां दिखाती हैं। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था की कमी, दूसरी तरफ कलाकारों या समुदायों की असुरक्षा। और वो उत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति, वो अभी भी गंभीर है। खासकर पंजाब में, उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड और GLOFs का खतरा बना हुआ है। ये GOLF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स
पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से जो झीलें बन जाती हैं, वो जब अचानक फटती हैं तो नीचे भयानक बाढ़ आती है। ये घटनाएं खासकर हिमालय के इलाके में ये चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं का संकेत है। ये शायद क्लाइमेट चेंज और अनियोजित विकास का नतीजा है। हाँ, लगता तो यही है। यहाँ पर बुनियादी ढांचे में और खासकर अर्ली वार्निंग सिस्टम में निवेश की बहुत जरूरत है। सामाजिक न्याय की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 अहम फैसले आए हैं। एक में कोर्ट ने कहा है कि रेप का कलंक दोषी पर होता है, पीड़िता पर नहीं। ये बहुत जरूरी बात कही है कोर्ट ने। समाज की सोच बदलने में मदद मिलेगी। और दूसरे फैसले में कहा है कि अगर परिस्थिति जन्य सबूतों का मामला है और आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता तो वो दोष सिद्धि का एक अहम कारण बन सकता है। ये कानूनी व्याख्याएं हैं जिनका असर न्याय प्रक्रिया पर पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा विज्ञान, तकनीक और शिक्षा पर आते हैं। टेक वर्ल्ड में क्या चल रहा है? मेटा जो है वो टीनेजर्स के साथ एआई चैट के लिए कुछ नए सेफ्टी फीचर ला रहा है। अच्छा, ये जरूरी भी है। व्हाट्सएप ने एक ग्लोबल हैकिंग अटैक की बात मानी है और खबर है कि एप्पल और जियो मिलकर आईफोन्स पर RCS मैसेजिंग लाने वाले हैं। RCS यानी रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये SMS का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन है। ग्रुप चैट बेहतर होते हैं, हाई रेजोल्यूशन फोटो भेज सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर ये आईफोन्स पर आ गया तो मैसेजिंग का पूरा अनुभव बदल सकता है। दिलचस्प। पर्यावरण के मुद्दे पर हमने बाढ़ और जियोलॉफ्स की बात तो की। सुप्रीम कोर्ट का रेत खनन पर भी एक अहम फैसला आया है। अच्छा। अब खनन से पहले ये स्टडी करनी होगी कि रेत प्राकृतिक रूप से वापस कैसे और कितनी जल्दी जमा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, अंधाधुंध खनन रोकने में मदद करेगा। और साथ ही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP के लिए भी नए नियम आए हैं। हाँ, ये GCP भी एक दिलचस्प चीज है। मतलब आप पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा काम करें, जैसे पेड़ लगाएं या पानी बचाएं, तो आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे और आप इन क्रेडिट्स को बेच भी सकते हैं। अच्छा जी, तो ये दोनों फैसले, रेत खनन वाला और GCP वाला, ये दिखाते हैं कि पर्यावरण बचाने और आर्थिक विकास में संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि ये जमीन पर कितने कारगर होते हैं। शिक्षा में मैग्सेसे पुरस्कार की बात तो हुई। यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसरो का एक माइनर कोर्स शुरू हुआ है और केरला ने तो कमाल ही कर दिया है, पूरी तरह डिजिटल साक्षरता हासिल कर लिए और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके प्रोफेशनल लोग बाहर चले गए हैं वो वापस आएं। ये बहुत सकारात्मक खबरें हैं। स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट को वापस लाने पर फोकस दिख रहा है। हाँ, लेकिन पश्चिम बंगाल से स्कूल भर्ती घोटाले की लिस्ट आने की खबर भी है, जिसमें कथित तौर पर TMC नेताओं के रिश्तेदारों के नाम हैं। ये चिंताजनक है। बिल्कुल, ये व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अब आते हैं खेल की दुनिया पर। क्रिकेट में वो फैंटेसी स्पोर्ट्स पर बैन का असर तो है ही। दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गए हैं। पुजारा खुश हैं कि उन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट खेले। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए अच्छी खबर भी थी और थोड़ी निराशा भी। सात्विक चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में हारी, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला और जापान की अकाने यामागुची ने विमेन्स सिंगल्स जीता। फुटबॉल में बड़े उलटफेर हुए। लिवरपूल ने आर्सेनल को हराया, लेकिन टेबल टॉपर मैनचेस्टर सिटी को ब्राइटन ने हरा दिया। अरे हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ईस्ट बंगाल की महिला टीम AFC चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में पहुंच गई है। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी बात है। टेनिस में US ओपन चल रहा है। कोको गॉफ और नाओमी ओसाका के बीच चौथे राउंड में मुकाबला होगा। मजा आएगा। और एक लेख में बताया गया है कि इटली में आजकल टेनिस इतना सफल क्यों है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम और घरेलू टूर्नामेंट्स बहुत मजबूत हैं। हाँ, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर काम करना कितना जरूरी है। और एथलेटिक्स, टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, उसके लिए नीरज चोपड़ा लीड कर रहे हैं 19 मेंबर की भारतीय टीम को। उम्मीदें तो हैं उनसे हमेशा की तरह। लेकिन चेस में गैरी कास्परोव ने हमारे युवा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश की जीत पर थोड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मैग्नस कार्लसन खेले नहीं थे इसलिए। खेल की दुनिया में ये सब तो चलता रहता है, प्रदर्शन और उस पर बहस। अब आखिर में संपादकीय पन्नों पर क्या चल रहा है, अखबारों की राय क्या है? देखिए, अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर ज्यादातर संपादकीय यही कह रहे हैं कि भारत को अब संरचनात्मक सुधारों पर और जोर देना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना होगा। और भारत चीन संबंधों पर? उस पर भी काफी विश्लेषण है कि कैसे इन जटिल रिश्तों को संभाला जाए, कैसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी जाए। ये एक बड़ी चुनौती है। और हाँ,
हिमालयी क्षेत्र में जो पर्यावरण का संकट है उस पर चिंता साफ दिखती है। अनियंत्रित विकास, अंधाधुंध खनन, इनके खतरों के बारे में चेतावनी दी गई है। सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकास मॉडल अपनाने की जरूरत बताई जा रही है। सामाजिक मुद्दों पर भी कुछ राय है? हाँ, मराठा कोटा आंदोलन के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्तों पर आदेश दिए हैं उनके प्रैक्टिकल पहलू क्या होंगे, इस पर भी चर्चा है। और अस्पतालों में जो इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं वो भी एक बड़ी चिंता बताई गई है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों पर भी विश्लेषण है। जी, उनके हालिया संवाद का विश्लेषण किया गया है कि संगठन की भूमिका कैसे बदल रही है, क्या वो ज्यादा समावेशी हो रहा है, इस पर बहस चल रही है। ठीक है, तो आखिर में कुछ ब्रेकिंग या ट्रेंडिंग खबरें देख लेते हैं। उत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। ये लगभग सभी अखबारों में है। हाँ, ये बड़ी खबर बनी हुई है। मुंबई में मराठा कोटा आंदोलन जोर पकड़ रहा है और लखनऊ में वो जो अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ जिसमें 2 मौतें हुई, वो भी एक बड़ी खबर है। जी, और सेलिब्रिटीज की भी कुछ खबरें हैं। सारा अली खान काशी विश्वनाथ में दिखी, सनी लियोन लालबागचा राजा पंडाल में, रणबीर कपूर गणपति विसर्जन करते हुए। हाँ, और टीवी एक्ट्रेस प्रिया मराठे के निधन की दुखद खबर भी है। ओह हाँ। और एक कॉमेडियन है अयो श्रद्धा, उनका मिले सुर मेरा तुम्हारा पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अच्छा, तो ये थी आज की कुछ खास सुर्खियां और उनके पीछे की बातें जो हमने अलग अलग अखबारों से जुटाई। मतलब एक बात तो साफ है कि देश की राजनीति हो, दुनिया के हालात, अर्थव्यवस्था, समाज, तकनीक, खेल, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम त्योहारों का मौसम में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव भी हैं, जैसे वो टैरिफ। ऐसे में सरकारें कैसे संतुलन बनाएंगी? एक तरफ लोगों को राहत देने वाले कदम और दूसरी तरफ देश की आर्थिक सेहत का ध्यान रखना। सही बात है। मतलब सामाजिक खर्च, आर्थिक सुधारों की जरूरत और वैश्विक व्यापार की स्थिति, इन सब के बीच की जो खींचतान है वो अगले कुछ महीनों में देखने लायक होगी। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।